नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने की मंजूरी भी दे दी है। वहीं 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है। और गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े हुए समारोह की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकते हैं। हालांकि ऐसे समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी भी बंद रहेंगी और वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने के लिए स्कूल जा सकेंगे। और सरकार ने स्कूल कॉलेज को भी 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला किया है। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सीबीआई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में सीबीआई ने शुक्रवार को मामले की मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को समन भेजा और पूछताछ की। रिया से सीबीआई की पूछताछ तकरीबन 10 घंटे तक चली, जिस दौरान उनसे इस मामले से जुड़े हुए तमाम सवालात किए गए। शनिवार को भी रिया से लंबी पूछताछ चली। रिया से सीबीआई ने करीब 7 घंटे तक पूछताछ की है। रिया से सुशांत के डिप्रेशन और पैसों को लेकर के पूछताछ हुई है। पुलिस की सुरक्षा में निकली सीबीआई ने रिया से कई कागजात मंगवाए थे और सिद्धार्थ पिठानी, मिरांडा, नीरज के सामने भी रिया से पूछताछ की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम आवास के पास हुए डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इस केस में पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए बताया कि लड़की ने ही अपनी मां और भाई की हत्या की है। लड़की नेशनल लेवल की शूटर है और वहीं लड़की की निशानदेही पर पुलिस ने लड़की के कमरे से गन बरामद की है। और दरअसल लखनऊ में हाई सिक्योरिटी जोन थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया था। मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित रेलवे कॉलोनी में इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और घटना रेलवे के बड़े अधिकारी के सरकारी आवास में हुई है। घटना में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी की पत्नी और बेटे की हत्या की गई। वहीं मामले में खुलासा हुआ है कि घटना को अंजाम अधिकारी की बेटी ने ही दिया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि अधिकारी की बेटी ने ही अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या की है। बेटी नेशनल लेवल की शूटर बताई जा रही है और उसके कमरे से हत्या के दौरान इस्तेमाल की गई बंदूक भी बरामद कर ली गई है। वहीं घटना को अंजाम देते हुए लड़की ने खुद को भी चोट पहुंचाई थी। फिलहाल पारिवारिक विवाद को इस हत्या के पीछे की वजह माना जा रहा है। और यहाँ पर 2 बॉडीज मिली थी। एक यह सूचना आई थी कि किसी ने गोली मारकर उनकी पत्नी की और उनके बेटा की, पत्नी श्रीमती मालिनी वाजपेयी और बेटा जो 16-17 वर्ष का था, उसकी हत्या कर दी गई है। तो यहाँ आने पर तुरंत डीजीपी साहब आए थे, पूरी टीम आई हुई थी, फोरेंसिक्स की टीम आई हुई थी, डॉग स्क्वाड आया था, क्राइम ब्रांच आई थी। सभी तरह की टीम्स ने जब यहाँ पर निरीक्षण किया तो यह पाया है कि यह घटना नंबर 1 गनशॉट इंजरी से हुई थी। दोनों की मृत्यु हो गई है। बेटे को सर में गोली लगी थी। जो मदर हैं उनको देखकर समझना होगा कि कहाँ गोली लगी है, चूँकि ब्लड बहुत था। नंबर 2, पूरे घटनाक्रम से जब इसके इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिकली किया गया है तो यह बात प्रकाश में आई है कि इनकी बेटी जो जुवेनाइल है उसने किया है, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज़ करूँगा, और उसने यह दोनों माँ और भाई दोनों को गोली मारी है। और जो अपेरेंटली उसके निशानदेही पर वेपन बरामद हो गया है। जब पूछताछ हुई इससे तो इसने कन्फेस कर दिया है क्राइम को।
उसने पूछताछ में यह भी बताया कि आज उसने अपने को भी काफ़ी वुंड्स रेजर से इन्फ्लिक्ट किया है। वह रेजर उसने बरामद करा दिया है। बैंडेज दाहिने हाथ में लगाई हुई थी, उसे खोलने पर वह पूरे वुंड्स भी दिख रहे हैं। उसके दूसरे हाथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद अपने स्टैंड पर कायम हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस कार्य समिति समेत संगठन के प्रमुख पदों के लिए चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग चुनाव का विरोध कर रहे हैं वो अपना पद जाने से डर रहे हैं। आजाद ने यहां तक कहा है कि चुनाव होना चाहिए क्योंकि नियुक्त किए गए कांग्रेस अध्यक्ष के पास शायद 1% सपोर्ट भी ना हो। आजाद ने कहा कि अगर पार्टी को कोई चुनी हुई इकाई लीड करती है तो ही उसकी स्थिति बेहतर होगी, नहीं तो कांग्रेस अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठी रहेगी। उन्होंने कहा है कि पिछले कई दशकों से पार्टी में चुनी हुई इकाइयां नहीं हैं और शायद हमें 10-15 साल पहले ही ऐसा कर देना चाहिए था। अब हम एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं और अगर हमें वापसी करनी है तो चुनाव करवाकर पार्टी को मजबूत करना होगा। और अगर मेरी पार्टी अगले 50 साल तक विपक्ष में बैठना चाहती है तो पार्टी के भीतर चुनावों की कोई जरूरत नहीं है। हम जब सरकार में हैं यूपीए 1 यूपीए 2 तो शायद सरकार के दम पे पार्टी चलती है, लेकिन जब विपक्ष में है और सरकार सत्ताधारी पार्टी बहुत मजबूत है, उनके पास पावर भी है, सेंटर में है, स्टेट में है, उनके पास संगठन भी मजबूत है, एक संगठन ही 40-45 संगठन है, उनके पास संख्या भी है, उन्होंने वोट बेस भी बहुत बढ़ाया है। तो अगर मेरी पार्टी को 50 साल विपक्ष में बैठना है तो कोई इलेक्शन की बाहुबली नेता और पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार का शिकंजा कसता ही जा रहा है। लखनऊ में मकान, मऊ में स्लॉटर हाउस तोड़ने के बाद आज मऊ में ही मुख्तार अंसारी के एक अवैध गोदाम पर भी बुलडोजर चलाया गया। लाखों की जिस जमीन पर मुख्तार अंसारी एंड गैंग कब्जा किए बैठा था वो दरअसल दलितों की थी और इस पर मुकदमा भी चल रहा था, लेकिन बाहुबली ने जमीन पर एफसीआई रेंज गोदाम बना रखा था और मऊ के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के रैनी गांव में मुख्तार अंसारी के माफिया गैंग ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और पत्नी के भाई आतिफ अंसारी के नाम पर जमीन खरीदकर निजी गोदाम यहां पर बनाया और उसे भारतीय खाद्य निगम को किराए पर दे दिया। जिस पर जमीन पर गोदाम को बनाया गया उस जमीन के बगल में ही ग्राम समाज और अनुसूचित जाति के शख्स की भी जमीन थी, जिस पर मुख्तार गैंग ने अवैध कब्जा करके बाउंड्री वॉल को बना दिया। शासन के निर्देश पर मुख्तार अंसारी कब आपराधिक आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की मुहिम में गोदाम पर बुलडोजर चलाकर के ग्राम समाज और अनुसूचित जाति की जमीन को खाली करवाया गया है। आज रैनी स्थित इन्होंने एक गोदाम बना के एफसीआई को किराए पे दे रखा था। कि हमारे आवाज में एक फर्म है विकास कंस्ट्रक्शन, रजदेपुर देहाती, रौजा गाजीपुर, और उसके पार्टनर हैं आतिफ, जिन्होंने एग्रीमेंट वगैरह साइन किया था, और इनके अन्य पार्टनर हैं जाकिर हुसैन, मुस्तफ़ाबाद गाजीपुर, रविंद्र नारायण सिंह, फिर अनवर शहजाद निवासी सैयदबाड़ा गाजीपुर, आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी मोहम्मदाबाद गाजीपुर। इन लोगों ने वहाँ पर अपना गोदाम बनाया था। उस गोदाम में कुछ काश्तकारों की ज़मीन भी कब्जा कर रखी थी और एक अनुसूचित जाति के जो कुछ लोग थे जिनसे ज़मीन उन्होंने क्रय की थी बिना जिलाधिकारी के अनुमति के, जिस पर जांच की गई और इनके विरुद्ध जो अनुसूचित जाति की ज़मीन थी उसको शून्य घोषित करते हुए उसको राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दिया गया था। साथ ही जो 2 काश्तकारों की ज़मीन थी, इन्होंने जब इनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हुई तो माफिया प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग, इन्होंने दबाव डाल करके उन किसानों से एग्रीमेंट टू सेल लिखवा लिया। कर्नाटक में बेंगलुरु की पुलिस ने
कमाल का कारनामा कर दिखाया है। पुलिस ने 11 साल के एक बच्चे की किडनैपिंग का मामला महज एक दिन में ही सुलझा लिया है। बच्चे का अपहरण करने वालों ने उसे छोड़ने के बदले 2 करोड़ की फिरौती मांगी थी और साथ ही धमकी भी दी थी कि बच्चे के घर वाले पुलिस के संपर्क ना करें पुलिस से। लेकिन बच्चे के घर वालों ने जब पुलिस से गुहार की तो पुलिस फौरन एक्शन में आई और 24 घंटे में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया गया है और किडनैपर्स अब कानून के शिकंजे में हैं। Yesterday, after this information, when they got a call, all information was analyzed and we zeroed down on one person and we started pursuing him. When they pursued that person, one after another, 3 accused were secured and they gave us very vital clues whereby it was revealed that the boy is probably in Tumkur. See, then late night, our officers and men, they raided a place in Tumkur, but they again tried to escape from there. It was a chase, after which the accused were arrested. सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को लेकर के सीबीआई की जांच जारी है और इस बीच महाराष्ट्र के बीजेपी नेता राम कदम ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि रिया और मुंबई पुलिस में सांठगांठ है, क्योंकि कल सीबीआई की पूछताछ के बाद रिया मुंबई पुलिस के दफ्तर गई थी और इससे पहले राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार को रिया चक्रवर्ती का प्रवक्ता कहा था और साथ ही उन्होंने ये सवाल भी पूछा था कि 65 दिनों तक राज्य सरकार और पुलिस केस में ड्रग्स एंगल क्यों नहीं पता लगा पाई। रिया चक्रवर्ती को बचाने का प्रयास और रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार का रवैया और पूरे मामले में लीपापोती करने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास समस्त देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या वो पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है? कौन सी साठगांठ है महाराष्ट्र सरकार की और रिया चक्रवर्ती की? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कारपेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। बीजेपी नेता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने आदेश गुप्ता द्वारा अन्ना हजारे को लिखे पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि बीजेपी सभी को साथ में लेकर के चलती है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता आदेश गुप्ता ने पिछले दिनों अन्ना हजारे को पत्र लिखकर कहा था कि उनके आंदोलन से जन्म लेने वाली आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद अनैतिक काम कर रही है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई को समर्थन करने के लिए अन्ना को दिल्ली आकर आंदोलन करना चाहिए। इसी के साथ केरल गोल्ड स्मगलिंग केस पर भी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवाते हैं। बीजेपी जो है आपकी गवर्नमेंट के फेलियर्स को हर लेवल पे उठाना चाहती है और उसको जनता के लिए जो अरविंद केजरीवाल और आपकी गवर्नमेंट है जो कोविड की लड़ाई में केंद्र का साथ नहीं दे रही, जनता के लिए काम नहीं कर रही, जो आवश्यक हैं उन चीज़ों में जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा, तो उसके लिए जो भी बीजेपी को लगता है जो लोग उसके साथ आ सकते हैं उनका स्वागत है। जो लोग इस कार्य में आगे बढ़ के इस लड़ाई में बीजेपी की इसको लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं उनका सबका स्वागत है, चाहे वो अन्ना हजारे हों चाहे कोई और हो। जो जिस तरह से पिनरई विजयन की केरला सरकार काम कर रही है और जिस तरह से उसके इन्वॉल्वमेंट गोल्ड की स्मगलिंग के रूप में सीधे चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का और सीधे चीफ मिनिस्टर के लोगों का नाम आ रहा है, उससे बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और उन प्रश्नों का जवाब केरला गवर्नमेंट नहीं दे रही। उसको जवाब देने के बजाय जो लोग इस तरह की इन्वेस्टिगेशन और उसके लिए मांग कर रहे हैं उन्हीं को दबा रही है फोर्स के द्वारा। हमने देखा किस तरह से पुलिस, केरला पुलिस जो लोग इस प्रोब को डिमांड कर रहे थे उनके ऊपर लाठी चार्ज किया ब्रूटली। और ये इस समय पे इतनी इम्पोर्टेंट जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है एनआईए की और ईडी की, गोल्ड के स्मगलिंग का इतना बड़ा केस चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के साथ निकल के आ रहा है
उस समय में उसमें कोऑपरेट ना करके वो फाइल जलाना अपने आप में बहुत बड़ा चिन्ह खड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने संसद के आगामी सत्र को लेकर के जानकारी दी है। शुक्ला ने कहा है कि संसद के सत्र के लिए अभी से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कोरोना को देखते हुए सभी गाइडलाइंस भी बना ली गई हैं। इसी के साथ राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि राहुल जी का उपहास तो अब बच्चे भी उड़ाते हैं। एहतियात के साथ अबकी का सत्र चलने जा रहा है, उसमें कोविड का टेस्ट अगर 72 घंटे कराने की बात हो तो निश्चित रूप से एक एहतियात की स्थिति में हो जाएगा। अभी तो जब भी हम लोग पार्लियामेंट जाते हैं तो चेक करता है कि टेम्परेचर की स्थिति क्या है, सब ठीक रहता है और वो भी ठीक रहे। शेष जो वहाँ देना है वह पहले से ही तय है, उसको दिया जाएगा ताकि सभी लोग पूरी तौर पर सुरक्षा के साथ अब की बार सत्र में भाग लें। इस नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकती है। राहुल जी तो मुझे मतलब कहने में वो लगता है कि अब बच्चे भी उनका उपहास उड़ाते हैं, तो उनसे यह अपेक्षा करना कि वो किसी पार्टी को जिता ले जाएंगे यह संभव नहीं है। कोई भी पार्टी कांग्रेस का वो, क्योंकि उनके पास नीति नहीं है, नियति नहीं है। एनडीए नीति और नियत के आधार पर चल रही है, जिसकी नीति ये है कि कैसे उस तबके को जो दबा हुआ है उसको उठाया जाए, कैसे देश का विकास किया जाए, कैसे अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत का नाम रहे। ये सब कुछ वो भूल चुके हैं। इस नाते 2024 की तो कोई कल्पना ही मत कीजिए। मुझे लगता है कि आगे करनाल में बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा पार्टी की पकड़ जनता के बीच मजबूत करने के लिए एक्टिव हो गए हैं। एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए राणा ने कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करके ब्लॉक स्तर पर सबको साथ लेकर के मजबूत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी। सबसे पहले एएनबी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। योगेंद्र जी, आपकी सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? आपको इतनी बड़ी बागडोर दी गई, जिला प्रधान आपको नियुक्त किया गया, क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष का, हमारे सांसद जी का, हमारे संगठन मंत्री जी का, हमारे प्रदेश महामंत्रियों का और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। मैं उस सब के लिए अपने सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं, ये सब, और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और क्या कुछ रहेगा? जिस तरह से छोटे वर्ग के लोग हो गए या और व्यापारी हो गए, उनकी तरफ से आपको क्या कुछ करना? मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि करनाल जिला के कोई भी, यदि किसी का भी कोई कार्य है, हमारे जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा और उनके छोटे से छोटा कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। मेरे दरवाजे उन सब के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं और मैं जो पार्टी का कार्य है, चाहे वो गांव तक हो, चाहे बूथ स्तर तक हो, उसको मजबूत करने की कोशिश करूंगा और सभी वर्गों को साथ लेकर, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाऊंगा। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री का जो है ये गढ़ है, मुख्यमंत्री जो है यहाँ से सीएम है, विधायक भी है यहाँ के, उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए और आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जाए? देखिए, जो मेरे से पहले जिलाध्यक्ष आदरणीय जगमोहन जी थे, अशोक सुगीजा जी से, भगवान दास जी से और जो भी थे, सभी ने पार्टी के लिए बहुत अच्छे काम किए और उन्हीं के अनुरूप मैं भी उन सब की गाइडलाइन लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और प्रदेश अध्यक्ष जी के आशीर्वाद से, अपने शीर्ष नेताओं के आशीर्वाद से उनके जो काम है उनको और आगे बढ़ाऊंगा और पार्टी के कामों को गति दूंगा कि पार्टी का संगठन और मजबूत करने की
मेरी प्राथमिकता रहेगी मंत्री। तो ये थे हमारे पास नवनियुक्त जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी। इन्होंने ये बताया कि सबसे पहले मेरी प्राथमिकता पार्टी को मजबूत करने की रहेगी। ब्लॉक स्तर हो, जिला स्तर हो या और भी स्थानों, वहाँ पर पार्टी को मजबूत किस तरह से कार्य करे, यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और जो जिस तरह से कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है उसको देखते हुए यही कहे कि जो लोग हैं अपने घरों में बने रहे, अगर जरूरी काम है तभी अपने घरों से बाहर निकले। अमित भटनागर। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बारिश के चलते नैनीचामी गदेरा उफान पर है और इसी के बीच एक गाय नैनीचामी गदेरे के बीच बुरी तरह से फंस गई और सूचना मिलने पर पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला जा सका। इन तस्वीरों में आप रेस्क्यू की तस्वीरें हैं जो वो देख सकते हैं किस तरीके से गाय का रेस्क्यू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और तवा बांध के सभी 13 गेटों को खोल दिया गया है। पानी छोड़ने के लिए खोला गया है इन सभी गेटों को और वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि बारिश के समय बाढ़ जैसे हालात यहां पर हो जाते हैं और जब भी बारिश होती है जल भराव हो जाता है। प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है और वहीं दूसरी ओर होशंगाबाद के एसडीएम का कहना है कि प्रशासन निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। बाढ़ की स्थिति हमें जब भी बाढ़ आती है ये स्थिति होती है और सारे लोग बाढ़ से घिरे रहते हैं और मकान कब गिर जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। मतलब प्रशासन ने आज तक तो कोई मदद की नहीं है। जहाँ देखो वहाँ पानी पानी है। और इसके पहले शायद मेरे ख्याल से सन 67 वगैरह में हमारे पिताजी यहाँ से भरे थे नदी के पास में, उस समय जब ज़्यादा बाढ़ आई थी। जब से आज तक कोई प्रशासन ने कोई मदद नहीं की और ये क्षेत्र वैसा बाढ़ से ग्रस्त है और हर साल ये स्थिति बनती है। दुबे जी आज पानी भरा हो रहा है, अभी तक तो कोई लोग आए नहीं हैं। प्रशासन को मदद कर दी है, खबर कर दी है SDM महोदय को और उसके बाद ही अभी तक कोई यहाँ पे आया नहीं है। भर रहा है, बैक वाटर है जो भर रहा है, फिर भी हमने प्रयास किया है। कल रात से ही हम लोग लगे हुए हैं, हमारी राजस्व की, पुलिस की, होमगार्ड की टीम लगी हुई है और हमारे जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि जो निचले इलाकों पे लोग रह रहे हैं उनको
वहाँ से निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। कितने गांव होंगे, क्षेत्र होंगे जो पानी में जलमग्न होंगे या स्थिति ऐसी? नहीं, जलमग्न होने की स्थिति कहीं नहीं है। कुछ निचले इलाके जो है जहाँ जल भराव की स्थिति आ जाती है वो उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। बाकी ऐसा कोई जलमग्न होने के कोई भी गांव की सूचना नहीं है। हर गांव में ऊंचे स्थान है, स्कूल। उड़ीसा में मानसूनी बारिश कहर बनकर टूटी है। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं और लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को ओडिशा के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के कारण 5 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य में अभी तक बाढ़ से 12 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2 लोग 25 अगस्त से लापता भी बताए जा रहे हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात में राहत और बचाव दल भी लोगों की मदद के लिए लगातार जुड़े हुए हैं। और वहीं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का ये कहना है कि भद्रक जिले में कुल 1454 घरों को नुकसान पहुंचा है और भंडारी पोखरी में 1 मौत भी हुई है। Total population evacuated 3,858 and they were kept in 36 centers giving cooked food. And preliminary report, there is a damage of 1,454 houses in 7 blocks, and 1 NDRF team was stationed in Bhandari Pokhari and 1 ODRAF team was stationed in Dhamnagar, and we have reported 1 death in Bhandari Pokhari. मध्य प्रदेश में 2 से 3 सिस्टम सक्रिय हो जाने से एक बार फिर से तेज बारिश का दौर जो है वो वहां पर शुरू हो गया है और भोपाल में बीते 24 घंटे से तेज बारिश का दौर जारी रहा। कई जिलों में लगातार बारिश होने से नदियां उफान पर हैं और वहीं लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से भोपाल में भदभदा और कलियासोत डैम के गेट खोलने पड़े, तो वहीं जबलपुर में बरगी बांध के 21 में से 17 गेट खोल दिए गए हैं और बीते 24 घंटे से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से भोपाल में निचली बस्तियों में पानी भर गया। जिला प्रशासन ने एक दिन पहले ही निचली बस्तियों में मुनादी कर बस्तियों को खाली करवा दिया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तेज बारिश के चलते जिला प्रशासन अलर्ट पर है। नगर निगम, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट हैं। कहर है वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है और भोपाल में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। भारी बारिश जिस तरीके से लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। थाना मंडी के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का कहना है कि 28 से 30 कच्चे मकान और 12 से 15 पक्के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान फसल और मवेशियों को हुआ है। ये जो ऊपर हमारी अलाल की और मंगोटा की तरफ जो रोड जाती है, इनमें काफ़ी पस्सियाँ आई हैं। ज़्यादा आप देखें यहाँ पे लोगों के कच्चे मकान हैं जो वो लगभग 28 से 30 मकान हैं कच्चे जो हैं वो डैमेज हुए हैं, ये पार्शियली डैमेज हैं। पक्के मकान भी हैं, 12 से 15 तक पक्के मकान हैं जो डैमेज हुए हैं, पार्शियली डैमेज हुए हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि यहाँ पे कोई ऐसा हमें जानी नुकसान जो है वो ऐसा अल्लाह ने हमें महफूज रखा है। और क्योंकि जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो नुकसान हुआ है वो सबसे ज़्यादा फसल का हुआ है और उसके बाद जो है ये माल मवेशी जो है उनका नुकसान हुआ है। जितने भी इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे सरपंचेज हैं या बीडीसी चेयरमैन हैं या लोगों के जो सिविल सोसाइटी के मेंबर हैं, उन सबको हम जो है गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी इशू हुई थी, वेदर की एडवाइजरी, वो सब लोगों को बताई थी। और यहाँ जितने दरिया के साथ साथ जो लोग रहते थे उनके लिए हमने गाड़ी पे अनाउंसमेंट करवाया था और जो लोग दरिया के बीच में फंस गए थे उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। तो तमाम लोगों को ये हदायत दी गई है कि उस बारिश के मौसम में घर से कम निकलें और गाड़ी रोड पर कम। राजस्थान में बीकानेर के खोलायत के कपिल सरोवर से एक व्यक्ति का शव मिला है और स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की और जांच में सामने आया कि मृतक युवक 27 अगस्त से लापता था और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच शुरू कर दी।
हिमाचल के हमीरपुर के हीरानगर स्थित चिल्ड्रन पार्क में अब सुबह और शाम केवल 3-3 घंटे ही लोग सैर कर सकेंगे। इसके अलावा प्रतिबंधित समय में कोई भी पार्क के अंदर घूमता हुआ अगर पाया जाता है तो उसका फॉरेस्ट एक्ट के तहत चालान काटा जाएगा। बाकायदा टाइमिंग की सूचना भी पार्क के मुख्य द्वार पर चिपकाई गई है। हमीरपुर डीसी के आवास के पास स्थित चिल्ड्रन पार्क में सुबह शाम कुल मिलाकर के केवल 6 घंटे के लिए एंट्री मिलेगी। 18 घंटे ये बंद रहेगा। आजकल अभी हमने लॉकडाउन के टाइम में बंद करके रखे थे और कुछ काम भी चले हुए थे, तो अभी हमने रिसेंटली मानसून के बाद, मानसून मतलब जुलाई के बाद जब हमारा घास घूस लगने के बाद ये दोबारा खोलना शुरू किया। फिर भी हमने ये रेस्ट्रिक्शन ये किया था कि हम सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, जब यहाँ का लोग जो है कि ज़्यादा मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए जो बहुत ज़रूरी है उसी हिसाब से हमने खोला हुआ है। और शाम को भी वैसे ही 5 बजे से 8 बजे तक रखा हुआ है अभी फ़िलहाल बच्चे उधर आने का। और शाम के टाइम में लोकल जो लोग हैं वो उनका इवनिंग वॉक और अपने मतलब रिलैक्सेशन इन जो नेचर एरियाज़ है वो करने के लिए, इसको सुविधा के लिए 5 से 8 तक। चंदौली के धानापुर के औड़ावल गांव में पानी निकासी को लेकर के विवाद हो गया और विवाद में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नाली का पानी को लेकर के ग्रामीणों में विवाद हुआ था और वहीं मामले में थाना अध्यक्ष ने यह बताया है कि मारपीट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई है और मारपीट की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल मौके पर सपा जिलाध्यक्ष सत्यनारायण राजभर और सपा के पूर्व विधायक मनोहर सिंह भी पहुंचे और घटना की जानकारी उन्होंने ली। वहीं परिजनों ने 5 लोगों पर घटना को अंजाम देने की बात कही है। पानी बहुत अलग घर में का मतलब काम जो गौ समाज पोखरी है वही खातिर के आज बांधा लगल हलो, तो वही खातिर के मतलब झगड़ा करे शुरू कर हलो। हम तो ना रही है लेकिन चोरी के क्षेत्र कर लिया, लेकिन पहले हल्ला सुन के तो देखी तो बना लो बाजल बाटल लो काम के उनके अपन मार के हुई लातन मार के उनके धर के दोनों जान मिल के नतई सतई दवाई की एकदम खत्म कर देना हलो, तुरंत खत्म हो गई ना वो जना। तो मामला यह है कि सर कि घर का पानी जो है खलंजा का जो घर का जो घेरा वरा है भैंस वैंस रहती है वहाँ, जैसे बारिश पहले से हुई थी तो उसमें जैसे सब जमीन वमीन भीग गई। तब वो हल्का फुल्का जो मूर्ति है थोड़ा बहुत पानी गिरता है तो सराय के नीचे से आ जाता है खड़ंजे पर और पोखरिया उसी में चला जाता है। तो ये लोग विवाद करने की नहीं कि हमारे घर के पास जाएगा ऐसे पानी, तो हम लोग नहीं थे, वहाँ से आए थे तो पिताजी हमारे को बुलाए कि नहीं देखो पानी तुम्हारा जा रहा है, तो उनसे वाद विवाद होने लगी, झगड़ा लड़ाई होने लगी। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे पर चावल से भरा हुआ अवैध राशन चावल लेकर के जा रहा था एक ट्रक, और जब यह ट्रक यमुना एक्सप्रेस वे के टोल पर पहुंचा तभी पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और इस दौरान चेकिंग कर रहे ज्ञानेंद्र सिंह सोलंकी टोल चौकी प्रभारी ने ट्रक को पकड़ा और उप जिला अधिकारी माठ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को इसकी सूचना दी गई और उप जिला अधिकारी ने क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी वीर बहादुर सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें मामला संदिग्ध पाया गया है। और जानकारी के मुताबिक ये चावल आगरा निवासी मुकेश चंद अग्रवाल का है और इसे श्री बालाजी ट्रेडिंग कंपनी मनिया धौलपुर राजस्थान के बिल पर इनवॉइस के द्वारा धौलपुर से दिल्ली ले जाया जा रहा था और जाँच में मामला संदिग्ध पाया गया है। वहीं मामले में चालक और ट्रक मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्रवाई की गई है। ये गाड़ी क्या है इस गाड़ी के अंदर? चावल हैं? चावल। किसने भेजी गाड़ी है? नाम तो बताना। नाम नहीं पता। नाम नहीं पता? अच्छा, तुझे मालिक का नाम नहीं पता? नहीं। तो ये गाड़ी मालिक कौन है? एजेंसी। कौन से ट्रांसपोर्ट से आई है गाड़ी? एमके रोड लाइंस। एमके रोड लाइंस। कहाँ क्या जाना चावल था? का ही काम है उसका? किसका? ट्रांसपोर्ट का चावल का ही काम है? नहीं सर।
पूरा देश जहां कोरोना महामारी से लड़ रहा है, जिसके कारण पिछले 5 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, वहीं छत्तीसगढ़ शासन की ओर से बच्चों की पढ़ाई के लिए एक विशेष योजना चलाई जा रही है, जिसका नाम है पढ़ाई तुम्हार द्वार। नाम इस योजना को दिया गया है और इस योजना में ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ाई करवाई जा रही है। प्रदेश के उन स्कूलों और गाँव में जहाँ मोबाइल नेटवर्क की पहुँच नहीं है, वहाँ शासन की ओर से जारी कोरोना रोकथाम के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मोहल्ला क्लास संचालित की जा रही है, जिसे पढ़ाई तुम्हार द्वार नाम दिया गया है। और वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में एक ऐसा गांव भेलवाटोला है जो कि आदिवासी बाहुल्य गांव है और जहां पर प्राथमिक शाला के शिक्षकों ने इस योजना के तहत आदिवासी समुदाय भवन में रोजाना अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और ये स्कूल डोंगरगढ़ ब्लॉक के रामाटोला संकुल के अंतर्गत आता है। और वहीं इस योजना से हो रही पढ़ाई को लेकर के ग्रामीण भी काफ़ी खुश हैं। और इस कड़ी में गांव भेलवाटोला में शासन की योजना का जायजा लिया है हमारे संवाददाता शशांक उपाध्याय ने। कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में जहां एक ओर पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, स्कूल एवं कॉलेजेस की पढ़ाई बंद करी गई है शासन द्वारा, परंतु एक ऐसी पहल जो कि जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर होने के बावजूद भी नदी नालों को पार कर यहाँ के शिक्षकों द्वारा देखने को मिली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डोंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम भेलवाटोला की, जहां पर प्राथमिक शाला के 2 शिक्षकों द्वारा एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां ग्रामवासियों के अनुमोदन से उनके द्वारा यहां पर पढ़ाई कराई जा रही है, जहां पर खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन मास्क पहनकर बच्चों को रोजाना अलग अलग कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। हमारे साथ यहां पर शिक्षक भी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वो पढ़ाई सुचारू रूप से करवा रहे हैं। चलिए बात करते हैं। जी सर, बताएंगे कि किस तरीके से रोजाना पढ़ाई हो रही है। शासन का दिशा निर्देश भी था कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनकर बच्चों को काफ़ी स्वच्छता पूर्ण तरीके से पढ़ाई कराई जाए। जी, साला बंद के दौरान अभी शासन के निर्देश अनुसार ग्रामवासियों और शाला प्रबंधन एवं पालकों के विशेष सहयोग से एवं विशेष आग्रह के द्वारा एवं उसके विशेष अनुमति के द्वारा एवं उनके द्वारा सहयोग से यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता को देखते हुए स्वच्छता और मास्क वास्क लगा करके सभी विषय का पढ़ाई यहाँ किया जा रहा है। देखते हैं और भी हमारे साथ शिक्षक हैं कि रोजाना किस तरह की पढ़ाई, कौन कौन से विषय की और कौन कौन सी कक्षाओं की पढ़ाई की जा रही है। जी सर, बताएंगे कि रोजाना पढ़ाई जो कराई जा रही है किन किन विषय की और अलग अलग कक्षाओं के बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है। जी सर, शाला प्रबंधन विकास समिति और ग्राम के पालक समिति हैं, पंचगण हैं, इन्होंने अनुरोध किए कि हमारे बच्चों की पढ़ाई ठप होती जा रही है, तो ग्रामवासियों के गांव का ये आदिवासी सामुदायिक भवन है, उस भवन को गांव वालों ने ही साफ सफाई किए और जगह दिए, तो बच्चों को यहाँ पर जोड़ना घटाना और इंग्लिश के लेसन्स और हिंदी के पाठ इत्यादि की पढ़ाई यहाँ पर शुरू किया गया है। और इसमें हमारे आदरणीय संकुल समन्वयक महोदय श्री उपाध्याय सर जी का भी हम लोगों को समय समय पर दिशा निर्देश मिलता है और बच्चे इस शाला में इस अध्यापन कार्य में रुचि ले रहे हैं, मास्क लगाकर आ रहे हैं, बच्चों को सैनिटाइजर से किया जा रहा है। तो ये थे भेलवाटोला के बच्चों को पढ़ाने वाले 2 शिक्षक वृंद, जो कि इस कहावत को चरितार्थ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहां चाह है वहां राह है। लाख जो मुसीबतें आए, परंतु जो शिक्षक जो कि दीपक कहलाते हैं ज्ञान का, वो अपना काम सुचारू रूप से करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं शशांक उपाध्याय, ANB न्यूज़ के लिए राजनांदगांव डोंगरगढ़ से। मुजफ्फरनगर का लाल पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गया और जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। शहीद जवान प्रशांत शर्मा 2015 में भर्ती हुआ था और पुलवामा सेक्टर पर
प्रशांत शर्मा की पोस्टिंग की गई थी और प्रशांत का पार्थिव शरीर रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचेगा। शहीद जवान के परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है और शहीद जवान शहर कोतवाली क्षेत्र के बुढ़ाना मोड़ का निवासी था। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जो कि पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं, जानकारी के मुताबिक दिल्ली कैंट के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है और अस्पताल ने एक बयान में ये कहा है कि फिलहाल उनका इलाज फेफड़ों के संक्रमण के लिए किया जा रहा है। उनके गुर्दे के मापदंडों में सुधार हुआ है, हालांकि अभी भी वो वेंटिलेटर पर ही हैं और वो हेमोडायनेमिक रूप से स्थिर हैं। हरियाणा के पंचकुला में सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता को अब सेक्टर 26 के पारस अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है और लगातार ऑक्सीजन स्तर गिरने के कारण अब उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। ये जानकारी उनके पति ने दी है। वहीं सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता रंजीता मेहता के शुभचिंतकों, दोस्तों और समर्थकों ने उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना करते हुए संदेश भेजे हैं। यूपी के हरदोई में विलग्राम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला चिकित्सा अधिकारी सूर्यमणि त्रिपाठी ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन के दवाओं का स्टॉक, साफ सफाई व्यवस्था और डॉक्टरों की उपस्थिति से लेकर के हर बिंदु पर गहन जांच की है। निरीक्षण के बाद सीएमओ ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने बारीकी से निरीक्षण किया है। जहां पर सब कुछ ठीक मिला, वहीं उन्होंने डॉक्टरों की उपस्थिति के सवाल पर जवाब में कहा कि कुछ स्टाफ फील्ड में कोविड ड्यूटी के हैं और वहीं कुछ चीज़ों में कमी पाई गई है, जिन्हें सुधार के लिए प्रभारी को दिशा निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। और इस दौरान उनके साथ सीएचसी प्रभारी विनीत तिवारी, डॉक्टर कपिल देव और फार्मासिस्ट अनिल कुमार समेत पूरा स्टाफ मौजूद रहा। कमोवेश कुछ बाथरूम वाथरूम में सफाई में थोड़ी दिक्कत है, कमी पाई गई है, उसको हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया है। ये कमियां दूर कर ली जाएंगी। इनके यहाँ स्वीपर की कमी थी, स्वीपर इनको दिया जा रहा है। सर, आपने गौर किया क्या यहाँ कितने का स्टाफ है, कितने लोग ड्यूटी के दौरान मौजूद रहते हैं? जी हाँ, सब हमने देख लिया, रजिस्टर चेक कर लिया। कुछ लोग यहाँ जो नहीं है उपस्थित, उनकी कहीं न कहीं कोविड में ड्यूटी लगी हुई है। छिंदवाड़ा में लगातार बारिश के कारण माचागोरा बांध के 7 गेट खोले गए और गेट खुलने के कारण पेंच नदी उफान पर आ गई, जिसके कारण घोघरा के पास मछुआरा फंस गया और वहीं बाढ़ से बचने के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गया। इस दौरान शुक्रवार को उसका रेस्क्यू किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम नागपुर से बुलाई थी और देर शाम होने के कारण नागपुर से हेलीकॉप्टर छिंदवाड़ा नहीं आ पाया। शनिवार को एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर से नदी में फंसे युवक का रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। और बता दें कि बेलखेड़ा गांव का युवक मधु कहार अपने मित्रों के साथ शुक्रवार को मछली पकड़ने के लिए घोघरा पेंच नदी गया था और वहां पर जल प्रपात के पास ही वो मछली पकड़ रहा था। और इस दौरान माचागोरा बांध के गेट लगातार खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो नदी में ही फंस गया। मथुरा में राशन डीलरों की कालाबाजारी को लेकर के करनी सेना के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और राशन डीलरों द्वारा की जा रही धांधली और कालाबाजारी की शिकायतों को लेकर के जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने सदर तहसील क्षेत्र के कई राशन डीलरों की मनमाने की शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। और करनी सेना के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने अपने क्षेत्रीय राशन डीलरों पर कई तरह की भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे सैकड़ों की तादाद में लोगों का कहना है कि इन दिनों राशन डीलरों द्वारा किसी भी तरह की खाद्य सामग्री नियमों के मुताबिक नहीं बांटी जा रही है। इस तरह से राशन डीलर गरीबों के हुक्का माल बचा रहे हैं और कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं। आज हम लोगों की देखिए विगत में भी हम लोगों ने करनी सेना और भारतीय किसान भानु ने डीएम साहब को पहले भी हम लोग एप्लीकेशन और उसके बाद ज्ञापन दे चुके हैं। उसका संदर्भ केवल ये था कि बेरी गांव में कोटा वितरित ही नहीं हो पा रहा है।
और पुराने जो राशन डीलर थे परशुराम जो है उनको झूठी खबरों के झूठी शिकायतों के आधार पर निरस्त कर दिया था उनका कोटा, निलंबित कर दिया था। और अभी उसके बाद में गड़ी में अटैच किया, गड़ी वाले ने पैसे ले के बांटा था उसका भी हमने यहाँ शिकायत करी थी। दूसरा जो पूर्ति निरीक्षक है, क्योंकि हमारा अभियान भी चल रहा है पूरे ज़िले में, तो पूर्ति निरीक्षक जो हैं वो हर जगह से हमें यही शिकायत मिल रही है कोटा धारकों की भी कि पूर्ति निरीक्षक साहब 5 से 10 रुपये की मांग और काट है। उनका एक ऑडियो भी है हमारे पास जो हम अधिकारियों को दे रहे हैं आज, जिसमें पूर्ति निरीक्षक के कर्मचारी कह रहे हैं कोटा वालों से कि लिस्ट आई है हमारे पास, अब 3,000 रुपये महीने 6,000 रुपये महीने का हम लोगों को आप दीजिए और आपकी यहाँ से पहुँचा नहीं है। तो वो भी हम लोगों ने मांग रखी है कि पूर्ति निरीक्षक क्योंकि जब तक यहाँ रहेंगे तब तक। सब्जियों के दाम अगस्त के आखिरी हफ्ते में आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़े दामों से महिलाओं के किचन का बजट भी अब बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना का असर सबसे ज़्यादा सब्जियों पर भी नजर आ रहा है और साथ ही इसकी मार आम आदमी पर भी पड़ रही है। जहां लोग कई किलो सब्जियां लेकर के जाते थे, वहीं अब उससे आधी सब्जियां लेकर के जा रही हैं। और साथ ही हरियाणा के अंबाला की सब्जी मंडी में भीड़ को देखकर के लगता है कि शायद कोरोना है ही नहीं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाती हुई दिख रही हैं। सब्जी लेने आए हैं, क्या रेट्स हैं और क्या है? रेट्स तो कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से बहुत कॉस्टली है और किचन का बजट बिगड़ता जा रहा है डे बाय डे। क्या करें, लॉकडाउन ने ऐसी तैसी फिर रखी है, काम धंधे बिल्कुल चौपट है। यही है, प्राइवेट वाला धंधा कहाँ जाए। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मीडियम क्लास फैमिलीज को आ रही है। ये इश्यूज़ है सर, थोड़ा इसमें गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए मीडियम क्लास के लिए क्या करें सर। ये सब्जी शिमला मिर्ची है 50 रुपये किलो, बीन है 50 रुपये किलो, अरबी है 30 रुपये किलो, भिंडी 30-40 रुपये किलो है, कद्दू है 20 रुपये किलो। यही सब्जी है। कब से सब्जी के रेट बढ़ रहे हैं? इससे काकी बढ़ी है कम है? सब्जी के रेट तो बढ़ रहे हैं सर, सब्जी आ नहीं रही, इतनी कम सब्जी आ रही है, उतनी रेट बढ़ा रहे हैं मंडी में। क्या करना, क्यों नहीं आ रही सब्जी? हमारी यही होगी सब्जी फसलें और क्यों नहीं आ रही है। तो गाकी है या कम है? गाकी है, बहुत ही गाकी है, ग्राहक महंगी की वजह। यूपी के मिर्जापुर में नाबालिग लड़की के साथ वाराणसी में बंधक बनाकर जबरन वेश्यावृत्ति कराने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने लड़की को प्रताड़ित करने और नशा देने का आरोप लगाया है। वहीं मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पीड़िता के परिजनों ने उसके लापता होने की जानकारी चुनार थाने को दी और लड़की को नशीला पदार्थ और शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पीड़ित लड़की का मिर्जापुर सिविल कोर्ट में 164 का मजिस्ट्रेटियल बयान दर्ज करवाया गया है और वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं लड़की के बयान के बाद इसमें दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी गई है। बारह 6 में हमारी लड़की को जो है शालू ने बहला फुसला के जो है उसको पैसे की लालच दे करके उसको अपने पास बुलाया और जो है उसको जो है सेक्स रैकेट में उसको ढकेल दिया और धंधा कराई। शालू उसको लाने के लिए अजीत और हुल्ली को भेजी हुई थी। रात 9 बजे ये लोग आए और उसको ले गए, उसके साथ गलत संबंध काम किए। गलत काम करने के बाद ये लोग ले गए, शालू के पास छोड़ दिए और शालू जो है बच्चियों से जो है देह व्यापार कराती है और पैसे कमाती है। कितने दिन रही बच्ची वहाँ? 2 महीना। इस 2 महीने के दौरान क्या हुआ उसके साथ? उसके साथ अप्राकृतिक संबंध हुआ, उसके साथ सेक्स हुआ है, सब कुछ तो उसके साथ हुआ है, कुछ बचा तो उसके साथ। ड्रग्स देके? हाँ, नशीली दवाई दिया गया है, काफ़ी शराब जो है ड्रिंक्स उसको पिलाई गई है और सिगरेट भी पिलाया जाता था। अगर वो लड़की जो है ड्रग्स वगैरह नहीं लेती तो उसको मारते पीटते थे। तो कितनी एज है बच्ची की? बच्ची की उम्र 15 वर्ष। आप लोगों के पास कब बरामद हुई है बच्ची? बच्ची बरामद हुई है 15/8 को। तो आप क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं, उसमें जो है कार्रवाई हो। अभी कहाँ है? हरियाणा के पानीपत में यमुना पुल के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानीपत के अशोक विहार के रहने वाले 19 वर्षीय हिमांशु का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव की हालत को देखकर के हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया है कि युवक का पड़ोस ही के एक युवती के साथ संबंध चल रहा था, जिसको लेकर के उसके पिता ने उसे जान से मारने की धमकी भी दे रखी थी और इसके बाद से युवक लापता था और आखिरकार युवक का शव यमुना पुल के पास फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। हिमांशु का चाचा जी हूँ। ये अशोक विहार की मैन गली में रहते हैं। संजय के पापा का नाम है।
इसका यहीं पड़ोस में किसी लड़की के साथ मैटर था, तो लड़की के पापा ने जो था 3 दिन होली से धमकी दे रखी थी, पहले जो तो पानीपत के अंदर मिला तो मैं तुझे मार दूंगा। तो आज जब सुबह हमें सूचना मिली कि आपका लड़का यहाँ पे है सनोली पुल के पास, तो हम जैसा गए मौके पे तो हमने ये फंदे में लटका हुआ मिला। फंदे में क्या एक बारीक सी उन्नी थी, उसमें लटका हुआ मिला, ना कोई रस्सी वस्सी तो कोई थी नहीं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सिवरी नारायण में बाढ़ पीड़ितों का कलेक्टर और एसपी जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे और इस दौरान उनके साथ कई और भी अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से सिवरी नारायण समेत जिले के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जहां पर निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर ऊपरी इलाकों में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है और उचित भोजन और अन्य सामग्री की भी व्यवस्था वहां पर की गई है। जांजगीर जिले में परसों 212 सेंटीमीटर की बारिश एक दिन में ही हो गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा अतिवृष्टि थी, जिसके कारण सभी नदियों जो है इतना ज़्यादा बारिश का पानी ऊपर आ गया नदियों में, और बाकी गाँव में भी पानी काफ़ी गाँव में भर गया। सभी जगह से रेस्क्यू किया गया है, 270 लोगों को निकाला गया है और 2000 से ऊपर लोग राहत शिविर में रखे गए हैं प्रिकॉशनरी तरीके पे, जहाँ पे भी पानी भरने की संभावना थी। टोटल 45 गाँव के लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो इस तरीके से पूरे राहत शिविर की हम लोग अभी निरीक्षण करते हुए आ रहे हैं। तो सभी लोग राहत शिविर में अच्छी स्थिति में हैं, खाना वाना बना करके खा रहे हैं और सामान्य दिनचर्या कर रहे हैं। अपलैंड पे रखा गया है इनको, और चूँकि अभी कल से बारिश थोड़ी रुक गई है तो मोस्ट प्रोबेबली ये अब कम होना चाहिए। उड़ीसा गवर्नमेंट से भी बात की गई है, तो वहाँ पे भी 40 गेट खोल दिए गए हैं हीराकुंड डैम के। इस कारण से इधर जो बैक वाटर आने वाला था वो कम आएगा, तो अब धीरे धीरे पानी उतरने की संभावना है। अगर बारिश नहीं होती है तो काफ़ी जल्दी स्थिति सामान्य हो जाएगी। सर, वहीं ऊपर पे जो डैम है धमतरी पे, क्या उसके कोई गेट खोलने के आसार हैं? जब भी वो गेट खोलेंगे हमें पूर्व में सूचना दी जाती है। अभी गेट नहीं खोला गया है। कोरोना वायरस को लेकर सर्दियों से पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक बार फिर से चेतावनी दी थी और यूरोप में WHO के रीजनल डायरेक्टर का ये कहना है कि सर्दियां आते ही यूरोप समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। एक्सपर्ट ने सर्दियों से पहले लोगों को तैयार रहने की सलाह भी दी है। WHO के रीजनल डायरेक्टर हंस क्लग ने यह कहा है कि सर्दियों के मौसम में युवा आबादी बुजुर्गों के ज़्यादा नज़दीक होगी और ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसे लेकर के कोई भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन निश्चित तौर पर हम एक ऐसा समय हमारे सामने होगा जब अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफ़ी बढ़ जाएगी और मृत्यु दर में भी इजाफा होगा। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन का आखिरी राउंड का ट्रायल जारी है और इसी बीच ब्रिटेन कानून में बदलाव की तैयारी कर रहा है जिससे कम समय में कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी जा सके। और ब्रिटेन की कोशिश है कि जैसे ही वैज्ञानिक वैक्सीन के कामयाब होने की पुष्टि करते हैं, लोगों के लिए इसे उपलब्ध करा दिया जाए। किसी वैक्सीन के सफल होने के बाद उसे लाइसेंस मिलने में आमतौर पर कई महीने का वक्त लगता है। ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा है कि अगर वैक्सीन सिक्योरिटी टेस्ट में पास हो जाती है तो तुरंत अस्थायी मंजूरी दे दी जाएगी। और ब्रिटेन के डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर जोनाथन वेन टेम ने यह कहा है कि अगर हम प्रभावी वैक्सीन तैयार कर लेते हैं तो ये ज़रूरी होगा कि हम जल्द से जल्द इसे मरीजों के लिए उपलब्ध करा सकें। हालांकि ये तभी होगा जब हम कड़े सुरक्षा स्टैंडर्ड का पूरा कर पाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की दूसरी कोरोना वायरस की वैक्सीन को बहुत बढ़िया बताया है और पुतिन ने कहा है कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन का कंपटीशन पहली वैक्सीन से होगा।
पुतिन ने यह कहा है कि कोरोना की वैक्सीन बाजार में लाने के लिए रूस दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। इससे पहले रूस ने बिना फेज 3 ट्रायल के ही अपनी पहली कोरोना वैक्सीन को सफल घोषित कर दिया था। हालांकि दुनिया के ज्यादातर देश और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। पुतिन ने यह भी कहा था कि पहली वैक्सीन उनकी बेटी को भी लगाई गई थी। हालांकि बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगाई गई उन्हें कई तरह के साइड इफेक्ट का भी सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ पुतिन ने यह कहा है कि एक और वैक्सीन सितंबर में आ रही है और इसे फेमस वेक्टर स्टेट रिसर्च सेंटर ऑफ वायरोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। वहीं वैज्ञानिकों का यह कहना है कि रूस की दूसरी कोरोना वैक्सीन से भी मांसपेशियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।